बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ये हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है कि ये एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। तो मान लिया कि ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर को हमने मान लिया, देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, इसको हमने p बाई क्यू मान लिया, ठीक है। और इसको हमने a मैट्रिक्स मान लिया, इसे हमने b मैट्रिक्स मान लिया। अब a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, 2/3। ऑर्डर ऑफ a मैट्रिक्स ये क्या दे रखा है, 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ भी 2/3 है, ये हो गया 2/3। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है। तो फॉर एक्स ए टू बी डिफाइंड, एक्स ए को डिफाइंड होने के लिए क्या होना होगा, एक्स का कॉलम और ए का रो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके एक्स इंटू ए डिफाइंड होगा ना। तो एक्स का कॉलम क्या है, एक्स का कॉलम क्यू है और ए का रो क्या है, 2, तो क्यू शुड बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। और फिर ऑर्डर ऑफ एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए मैट्रिक्स, ये सब ऑलरेडी बता रखा मैंने। एक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक्स का रो क्या है, एक्स का रो हमारा पी है और ए का कॉलम क्या है, 3, यही होगा ना। तो p/3 यही होगा। एक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, p/3। अब p/3 ऑर्डर होगा, ठीक है, ये बात आगे समझ में। और यहाँ पे क्या दे रखा है, और ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ए मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ एक्स ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके डिफाइंड होगा ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, p/3 किसके इक्वल होना चाहिए, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। तो इसका यहाँ से हमें क्या पता चला, p शुड बी इक्वल्स टू 2। तो p का वैल्यू मिल गया और q का वैल्यू मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक्स का ऑर्डर यहीं पे हमने लिख रखा है ना। x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 और यहाँ पे क्या है, b मैट्रिक्स। p का वैल्यू तो हमें 2 मिल गया, q का वैल्यू हमें क्या मिला, 2। देख लो यहाँ से q का वैल्यू भी 2, ये है ना, हमने p/q लिया है। तो p का वैल्यू हमें क्या मिला, 2, और q का वैल्यू भी हमें मिला 2। तो जो x मैट्रिक्स है ये एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, लेट x मैट्रिक्स को हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखा है, -7 -8 -9 2 4 6। तो एक्स मैट्रिक्स की जगह क्या डाल देंगे, एक्स मैट्रिक्स की जगह डाल दिया हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 और ये किसके इक्वल हो गया, -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा प्लस 4 बीटा। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 6 बीटा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा, गामा प्लस 4 डेल्टा। फिर यहाँ से क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या होगा, 2 गामा प्लस 5 डेल्टा। फिर क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या होगा, 3 गामा प्लस 6 डेल्टा। ये क्या होगा, -7 -8 -9
2 4 6, ये भी हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द corresponding element. On both sides, both these sides, दोनों साइड से corresponding elements को इक्वेट कर देंगे। तो अल्फा प्लस 4 बीटा का corresponding एलिमेंट -7 होगा, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा का corresponding एलिमेंट -8 होगा, 3 अल्फा प्लस 6 बीटा का corresponding एलिमेंट -9 होगा। सेम लाइन पे गामा प्लस 4 डेल्टा का corresponding एलिमेंट 2 होगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल गया, अल्फा प्लस 4 बीटा, और हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस 4 बीटा का वैल्यू -7 मिला, फिर क्या हमें मिला 2 अल्फा प्लस 5 बीटा का वैल्यू हमें क्या मिला -8, फिर हमें क्या मिला 3 अल्फा प्लस 6 बीटा का वैल्यू हमें क्या मिला -9 मिला। ये 3 इक्वेशन मिल गया, और गामा डेल्टा में भी 3 इक्वेशन मिल गया। गामा प्लस 4 डेल्टा, इसका वैल्यू एक 2 गामा प्लस 5 डेल्टा का वैल्यू हमें क्या मिल गया 4, और क्या मिल गया 3 गामा प्लस 6 डेल्टा का वैल्यू हमें मिल गया 6। अब एक बात बताओ, टोटल कितने इक्वेशंस मिल गए हमें, टोटल 6 इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ पे तुम देखो अल्फा प्लस बीटा के लिए तुम देखो, पहला इक्वेशन तो ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया, और तीसरा इक्वेशन ये मिल गया अल्फा बीटा के लिए। गामा डेल्टा के लिए पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और तीसरा इक्वेशन ये गामा डेल्टा के लिए मिल गया। अब तुम ये बताओ कि हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो अल्फा बीटा कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो सिर्फ 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हो जाए तो उससे काम चल जाएगा। एक इक्वेशन तो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हमने इस 3 इक्वेशन, ये भी अल्फा बीटा में है, ये भी अल्फा बीटा में, और ये भी अल्फा बीटा में, हमने पहले 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ हमें अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए तो वो तो 2 इक्वेशन से भी निकल आएगा। अगर मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन और इस फर्स्ट इक्वेशन और इसको इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से भी अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर इस यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से जो अल्फा बीटा का वैल्यू डाला, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तब तो ठीक है, इसको नहीं सेटिस्फाई किया तो फिर अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं आएगा, फिर ये एक्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मेरी बात आ रही है समझ में। फिर यहाँ से और यहाँ से हमने गामा डेल्टा का वैल्यू निकाला, और निकालने के बाद अगर इसको कर गया, इस गामा डेल्टा को पुट किया और सेटिस्फाई कर गया, तब तो गामा डेल्टा का वैल्यू निकल आया, और नहीं किया तो फिर गामा डेल्टा का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ से किसी भी इस पहले 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, उससे जो अल्फा बीटा का वैल्यू आना चाहिए वो तीसरे इक्वेशन, मान लो कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जो अल्फा बीटा का वैल्यू मिला वो इस सेकेंड इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। मान लो कि इस 2 को सेटिस्फाई कर गया, यहाँ से और यहाँ को हमने अल्फा बीटा का वैल्यू डाला तो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो गया, मतलब अल्फा प्लस 4 बीटा -7 के इक्वल हो गया, और 3 अल्फा प्लस 6 बीटा -9 के इक्वल हो गया। बट अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ डाला हमने तो इस ये -8 के इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगा ना। समझ रहे हो बात को। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो पहले 3 इक्वेशन में से तुम्हारी मर्जी कोई भी 2 इक्वेशन निकालो, वहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, वो 100% तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन 3 इक्वेशन में से गामा डेल्टा कोई भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, वहाँ से गामा डेल्टा का वैल्यू निकालो और उस गामा डेल्टा का वैल्यू को तीसरे इक्वेशन में डालो, वो 100% सेटिस्फाई करेगा अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो। ठीक है, तो मान लो कि हमने पहला 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया, अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमने सेलेक्ट कर लिया 2 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लिया, अल्फा लिया तो क्या होगा 8 4 ज़ा 32 एंड -7 5 ज़ा 35। उसके बाद लेंगे माइनस बीटा तो क्या हो जाएगा 8 -14। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा की जगह लेंगे हम, अल्फ़ा बीटा 1 लेंगे,
बीटा सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्रॉस करेंगे, माइनस बीटा डाला तो 8 इंटू 7 2 14। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये तो 10th क्लास से सिखाते हैं। 1 लिया तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 8, तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा अपॉन -3 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस 8 -3। इसको और इसको एक बार इक्वेट किया तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फ़ा अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, फिर इसको और इसको इक्वेट किया, इस दो को इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6/3 -2। तो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई -2। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं डाल के, ये अल्फ़ा मिल गया 1 और बीटा मिल गया -2। किससे निकाला, पहला दो इक्वेशन सेलेक्ट किया है ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने सेलेक्ट किया है और अल्फ़ा का वैल्यू 1 मिला और बीटा का वैल्यू -2 मिला। इसमें डाल के देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 अल्फ़ा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू क्या, सॉरी -2, तो बीटा का 6 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा 3 -12, देख लो आ गया -9, कर गया ना। इसको सेटिस्फाई करना ही है, सेटिस्फाई, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो हमने तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें से कोई दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया, मान लो पहला दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया, गामा प्लस 4 डेल्टा -2 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या है, 2 गामा प्लस 5 डेल्टा -4, 2 गामा प्लस 5 डेल्टा -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से गामा डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं, गामा डाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो -16 और ये क्या होगा -10, तो +10 माइनस डेल्टा अपॉन क्या लिखेंगे -4, क्या होगा ये -4 तो +4, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। माइनस डेल्टा लिया हमने -4, ये है ना 2 गामा प्लस 5 डेल्टा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, कोई बात नहीं है, 0 हो जाएगा। और इज इक्वल्स टू 1 लिया हमने। अब ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, अभी बता रहा हूँ। 1 लिया तो क्या होगा 5 माइनस 8। ये गामा क्या होगा, गामा अपॉन -6 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा अपॉन 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस 8 हो गया -3। ये माइनस डेल्टा को हमने 0 से डिवाइड नहीं किया है। यहाँ पे क्या है कि ये डेल्टा का वैल्यू क्या मिलेगा जब हम 0 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। एक तो हमें मिल जाएगा गामा अपॉन -6, ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन -3। तो यहाँ से हमें गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 अपॉन -3 तो 2। तो गामा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, गामा का वैल्यू तो 2 मिल गया। और डेल्टा का वैल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा को 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये बस लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका मतलब क्या है कि यहाँ से डेल्टा इस दो इक्वेशन से निकालोगे तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमने डेल्टा को 0 से डिवाइड नहीं किया है, तो माइनस डेल्टा अपॉन 0 किसके इक्वल हो गया -1 अपॉन 3 के। तो यहाँ से हमें डेल्टा का वैल्यू क्या मिल गया 0। अब हमारा मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स क्या था, सॉरी एक्स मैट्रिक्स क्या था, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला हमें, अल्फ़ा का वैल्यू मिला 1, बीटा का वैल्यू -2 1 -2 और गामा क्या मिला 2 और डेल्टा मिला हमें 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछ देते हैं, बोर्ड में पूछ देते हैं, मतलब ये इस टाइप का जो मैनिपुलेशन है ना, बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, पहली बात। उसके बाद क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। इसका मतलब क्या है कि ए और बी मैट्रिक्स है वो कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव है, तभी तो ए बी बी ए के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देन प्रूव बाय इंडक्शन। इसने खुद ही बोल दिया कि इंडक्शन से प्रूव करो कि a इंटू बी टू द पावर n किसके इक्वल है, b टू द पावर n इंटू ए के इक्वल है। इसे हमें प्रूव करना है इंडक्शन से। इसे हमें किससे प्रूव करना है, इंडक्शन से। फर्दर प्रूफ डैट, वर्ड सुनो क्या, फर्दर मतलब कि जब ये प्रूफ हो जाए
जब ये हमारा प्रूफ हो जाए तब क्या प्रूफ करो आप, ए बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका ये मतलब है कि इसको प्रूफ करने में आपको इसे यूज़ करना है, बिकॉज इसको पहले हमने इंडक्शन से प्रूफ कर दिया, उसके बाद इसे प्रूफ करना है, मतलब कि इसके प्रूफ में ए बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, इसके प्रूफ में हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या करेंगे कि हम लोग इंडक्शन से, गिवन क्या हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, इसका क्या मतलब है, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस, ये कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस है। ठीक है, तभी क्या हमारे पास है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए के इक्वल है, पहली बात हो गई। उसके बाद इसको हमें प्रूफ करना है इंडक्शन से, तो इसको सबसे पहले इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए पी ऑफ एन ले लिया, क्या ले लिया, ए इंटू बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एन इंटू ए, ये ले लिया। उसके बाद स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, पी ऑफ 1 चेक करते हैं। पी ऑफ 1 क्या होगा, पी ऑफ 1 होगा जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 डाल दो, तो ए बी पे पावर 1 इज इक्वल्स टू बी पे पावर 1 इंटू ए, तो ये तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी लिखा है, दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ 1 इज ट्रू, पी ऑफ 1 ट्रू है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, सॉरी, पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के ऑल्सो, एन इज इक्वल्स टू के के लिए भी ये ट्रू है, हमने मान लिया। तो पी ऑफ के क्या हो गया, पी ऑफ के हो गया, इस पी एन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के डाल दो, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी टू द पावर के इज इक्वल्स टू बी टू द पावर के इंटू ए, ये हो गया पी ऑफ के। इसको हमने इक्वेशन 1 बोला, साथ में क्या बोला, इंडक्शन एजम्पशन। ये हो गया हमारा इंडक्शन एजम्पशन। अब स्टेप 3 में आते हैं, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 ऑल्सो, के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना है, यही करना है ना प्रूफ। तो इसका मतलब क्या हमें प्रूफ करना है, इस पी के में जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ के प्लस 1 डाल दो, मतलब कि ये हमें प्रूफ करना है इंटू ए, टू बी प्रूव्ड, ये हमें प्रूफ करना है, यही तो करते हैं। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंडक्शन कई बार बता चुका हूँ, एक ही टाइप का पैटर्न है, ये हमें प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है, और इंडक्शन एजम्पशन को यूज़ करके प्रूफ करना है। तो पी के में जहाँ जहाँ के था वहाँ वहाँ हमने क्या डाल दिया, के प्लस 1 डाल दिया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ऑफ पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है, ए बी टू द पावर के प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर के इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इंडक्शन यूज़ भी करना है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ भी करना है, तो a इंटू बी टू द पावर के, इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं, बी टू द पावर के इंटू ए लिख सकते हैं, इस टर्म को, इसको मैं लिख सकता हूँ बी टू द पावर के बी टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर के है ना ये, तो इसको मैंने लिख दिया बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख दिया। कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, बी टू द पावर के इंटू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो एसोसिएटिव होता है, ये ऐसे हमने पढ़ रखा है ना, ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये लिखा हुआ है ना, पहले ये 2 ब्रैकेट में है,
ठीक है, इनटू बी है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, ये रूल लगा दिया, एसोसिएटिव रूल लगा दिया। इस दो ब्रैकेट में बी टू द पावर के को अलग छोड़ दिया, ए बी को ऐसे लिख लिया। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी टू द पावर के, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ। क्यों, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में देख लेना ये गिवन है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी टू द पावर के इंटू बी इंटू ए। फिर यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए। ये क्या हो गया हमारा, राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1। देख लो, यही है ना राइट हैंड साइड, पी के प्लस 1 का यही है ना राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या है, यही है ना पी के प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1 लेके चले, राइट हैंड साइड आ गया पी के प्लस 1 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस बाई पी एम आई, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये जो भी हमने किया ना ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। इसको हम चलो लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि फर्दर प्रूफ डेट, फर्स्ट को प्रूफ करने के बाद ये प्रूफ करना है, इसको यूज़ भी कर लेना है जो भी हमने प्रूफ किया है। ए बी टू द पावर एन हमने पी ऑफ एन मान लिया, जो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, ए बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पी ऑफ 1 चेक करना। पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ए बी पे पावर 1 इज इक्वल्स टू ए पे पावर 1 बी पे पावर 1। एन की जगह 1 पुट कर दिया, तो क्या हो गया, पी ऑफ 1 इज ट्रू, पी ऑफ 1 ट्रू मिल गया। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में होता है ये, इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, ये होता है, अज्यूम कर लिया। तो P ऑफ के क्या हो जाएगा, P ऑफ के क्या हो जाएगा, पी एन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के डाल दो। तो ए बी पे पावर के इज इक्वल्स टू ए टू द पावर के बी टू द पावर के। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन एजम्पशन। ये हो गया हमारा इंडक्शन एजम्पशन। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 में ये लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव डैट, ये लिखेंगे स्टेप नंबर 3। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे P ऑफ के प्लस 1 क्या होगा, पी के में जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ के प्लस 1 डाल दो। यहाँ पी के में के है ना, तो के प्लस 1 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ए बी पे पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए पे पावर के प्लस 1 बी पे पावर के प्लस 1। ये हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमें करना है टू बी प्रूव्ड, टू बी प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूफ करना है। अगर इसको हमने प्रूफ कर दिया तो फिर प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1 क्या है, ए बी पे पावर के प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ए बी पे पावर के इंटू ए बी, ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बात को सुनो ध्यान से। एक तो हमें ये यूज़ करना है, हमेशा इंडक्शन अजम्पशन में जो हम एज्यूम करते हैं उसको यूज़ करना है। एक तो हमें ये यूज़ करना ही करना है, इंडक्शन अजम्पशन हमेशा ये काम करते हैं। दूसरा बोल रहा है फर्दर प्रूफ डैट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना, फर्दर प्रूफ डैट मतलब इसको भी यूज़ करना है। ये जो है ना, इसको हमने, इसको भी यूज़ करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट P ऑफ n को हमने प्रूफ किया है, इसको भी हमें यूज़ करना है। तो इसको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी, इसको तुम ऐसे लिखो, ए बी पे पावर के, और हमें प्रूफ करना है इसको। ए बी को क्या मैं बी ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंडक्शन अजम्पशन ए टू द पावर के बी टू द पावर के। अच्छा, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू बी ए। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, इंडक्शन अजम्पशन, यहाँ हमने इंडक्शन अजम्पशन यूज़ किया। समझ में आ रही बात, यहाँ पे हमने इंडक्शन अजम्पशन यूज़ किया। देख लो इंडक्शन अजम्पशन यही है, यहाँ फर्स्ट वाला देख लो, तो इंडक्शन अजम्पशन यूज़ कर लिया। फिर जो क्वेश्चन में गिवन था ना, कॉम्यूटेटिव है, वो भी हमने यूज़ कर लिया। जो क्वेश्चन में गिवन था यही था ना, गिवन क्वेश्चन में, वो भी हमने यूज़ कर लिया। इंडक्शन अजम्पशन भी यूज़ कर लिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू बी इंटू ए। अब ए टू द पावर के, एक मिनट, इसको बी ए, इसको ना तुम एक काम करो, और हमारे पास जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, ए टू द ए बी बी ए, ये हमने प्रूफ किया है ना, ये हमने किया प्रूफ, ए बी टू द पावर के इज इक्वल्स टू ए बी टू द पावर के इज इक्वल्स टू बी टू द पावर के इंटू ए। ये भी हमें यूज़ करना है। तो इसको हमने क्या किया, इसको ये वाला जो ए बी है ना, इसको हमने बी ए लिखा ना, इसको रहने दो एक मिनट के लिए, मतलब इसको यूज़ नहीं करो, एक मिनट के लिए रहने दो, इसको छोड़ दो जो गिवन है, इसको ए बी ही रहने दो, ऐसे इसको ए बी ही रहने दो। यहाँ पे हमने इंडक्शन अजम्पशन यूज़ कर लिया, इसे ए बी ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, ए, इसको मैं लिख सकता हूँ बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको एक साथ रख दिया। अब यहाँ पे ए टू द पावर के इसमें यूज़ करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, बी टू द पावर के इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी टू द पावर के इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने ये यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया a इंटू बी टू द पावर के इज इक्वल्स टू बी टू द पावर के इंटू ए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो हमने प्रूफ किया है ना। इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। ये बोल रहा है ना पी एन ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इसको हमने इक्वेशन a मान लिया, तो यहाँ से लिख दिया फ्रॉम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमने प्रूफ किया है ना इसको। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो ए टू द पावर के इंटू ए, और यहाँ पे लिख लो बी टू द पावर के इंटू बी।
तो ये a टू द पावर k इंटू ए क्या होगा, a टू द पावर k प्लस 1, और b टू द पावर k इंटू बी क्या होगा, b टू द पावर k प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1। ठीक है, ये पी के प्लस 1 का क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अब क्या करेंगे, हेंस बाई, बस हो गया, हेंस बाई पी एम आई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच डैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो बोला है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताओ। तो ठीक है, सॉल्यूशन 13 क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो ए स्क्वायर पहले लेते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए क्या हमारे पास अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये क्या हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये क्या होगा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। फिर क्या होगा बीटा गामा, ये हो गया हमारे पास बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें ए स्क्वायर का वैल्यू मिला ना, और क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। इसका मतलब क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये तो ज़ीरो हो गया, ये दो ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये किसके इक्वल मिल गया 1 0 0 1 के इक्वल मिल गया। अब दोनों साइड इक्वेट कर दो, ये देखो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये तो खुद ही ऑलरेडी इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक ये हो गया, इन सारे टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो ये हमारा आंसर हो गया, ये जो है ना हमारा आंसर हो गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो ये देख लो सी हमारा आंसर हो गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताओ वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। याद रखो जीरो इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखना है कि जीरो इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। जीरो कैसे है, आंसर तो हो गया 14 का भी ऑप्शन है, सॉल्यूशन 14 क्या हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैंने एक 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको मैंने एक नल मैट्रिक्स बोला, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा सेम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। तो ये हो गया सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या करो
ओ ट्रांसपोज, मतलब ओ ट्रांसपोज ले लिया, अब माइनस ओ ट्रांसपोज लो, तो देख लो सबको माइनस से मल्टीप्लाई, अगेन नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स माइनस ओ ट्रांसपोज। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी कंडीशन पूरा कर रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, यही होता है ना कि अगर ए मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है देन ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, और अगर सिमेट्रिक है देन ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो देख लो ओ इज इक्वल्स टू माइनस ओ ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। एंड ओ इज इक्वल्स टू, यहाँ से देख लो ओ इज इक्वल्स टू ओ ट्रांसपोज, इसका मतलब ये, इससे हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक चला कि ओ इज इक्वल्स टू माइनस ओ ट्रांसपोज, और इससे क्या पता चला कि ये सिमेट्रिक भी है। तो हो गया, यही है इसमें। अब आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 15 में। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास ये क्या दे रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, और सच डैट ए स्क्वायर ए के इक्वल है, और एक ये इक्वेशन का बोल रहा है कि वैल्यू बताओ क्या है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या हमारे पास गिवन है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सच डैट ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है। और हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने से पहले मैं 2 मिनट के लिए थ्योरी पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखते हैं रियल नंबर के केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो रियल नंबर के केस में हो गया। बट अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आता है, ऐसे आता है ना, a प्लस बी को हमने क्या किया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगा। और हमें पता है कि ए और बी रियल नंबर है, तो ए बी और बी ए तो इक्वल होगा, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी। इस बी ए को भी लिख दिया हमने, क्या लिख दिया बी ए को, एक मिनट, बी ए को भी हमने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, और प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया। बिकॉज हमें पता है ना कि अगर ए और बी रियल नंबर है तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात तो बराबर है। बिकॉज रियल नंबर के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है। बट अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम लो मैट्रिक्स के केस में, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे तो ए बी, फिर बी को ए से करोगे तो प्लस बी ए, और बी को बी से तो बी स्क्वायर। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला होगा मैट्रिक्स का। अब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी आपस में कम्यूट कर रहा है, बात को सुनना ध्यान से, अगर अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी आपस में कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव है, तो ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा हमारा। अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते, ये ऐसे लिखेंगे, ये नहीं इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, याद रखो, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है। अब अगर क्वेश्चन में बोल दी कि ए और बी कम्यूट कर रहा है, तो फिर इस बी ए को ए बी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इस जो बी ए है इसको लिख दिया ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कब होगा, मैट्रिक्स के केस में ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन ए एंड बी कम्यूट, तब जाके मैट्रिक्स के केस में फॉर्मूला लगेगा। जब कम्यूट करेगा तब लगेगा, कम्यूट नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। इस बात को समझना है, बिकॉज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये तो हो गई पहली बात। अब सुनो क्या है, अब अगर मैं इस ए और बी के मैट्रिक्स में से किसी भी एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दूं, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, आई प्लस ए का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा बताओ,
इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। तो क्या होगा ये आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू ए, फिर क्या होगा ए इंटू आई, फिर क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर। अब हमें पता है आई ए इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए, किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। ए मैट्रिक्स को आई से प्री मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ए के इक्वल होता है, ये तो हमें पता है। तो अब इसको हम आई स्क्वायर प्लस 2ai और प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे कब लिखाएगा, जब वेयर ए एंड बी बोथ आर नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए और बी दोनों में से कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर ए और बी में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ए और बी में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए और बी दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर हम ऐसे कब लिख पाएंगे। फिर सुनो, ए और बी दोनों में से, दोनों मैट्रिक्स में से एक भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, फिर यह बोलो कि ए और बी दोनों नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिखा, ये कब लिख पाएंगे, जब ए एंड बी कम्यूट करेगा तब लिख पाएंगे। बट अगर हमें नहीं पता है ए और बी दोनों नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें नहीं पता है कि कम्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। और ए और बी दोनों क्या है, एक नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और फिर क्या कर रहा है, कम्यूट भी कर रहा है ए और बी, तो फिर ऐसे लिख देंगे। अब अगर ए और बी में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो फिर हमारा क्या, कौन सा फॉर्मूला लगने लगेगा, जो रियल नंबर के केस में होता है, सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ai प्लस ए स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है कि ए और बी में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो फिर रियल नंबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और ए और बी दोनों अगर नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो रियल नंबर मतलब ए प्लस बी का ये जो फॉर्मूला है ये नहीं लगेगा, इस बात को समझना है, ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर ये बात समझ गए तो अब आते हैं हम लोग फाइनली अपने सॉल्यूशन पे। क्या हमें करना था, फाइंड आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। इस दोनों में से एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 7a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो तो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होगा, तो आई क्यूब को आई लिख दिया प्लस 3i स्क्वायर को आई लिख दिया तो आई ए प्लस 3i ए स्क्वायर लिख दिया। अब ये ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 7a। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस ए स्क्वायर और इस ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया, तो क्या हो गया आई प्लस 3ia प्लस 3i, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया तो ये ए हो गया, प्लस इस ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया, तो फिर ये तो ए ऑलरेडी है, ये ए एक और आ गया, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया माइनस 7a। तो क्या हो गया, ये आई प्लस 3ai, ए आई लिखो या आई ए लिखो बात बराबर है, 3ai प्लस फिर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 7a, ऐसे हो गया ना। तो फिर हो गया आई प्लस 3ai, अच्छा ये बार बार क्यों कर रहे हैं, 3ai प्लस 3ai क्या हो जाएगा 6ai प्लस फिर ए स्क्वायर को ए लिख दो, a माइनस 7a, तो ये क्या हो गया आई प्लस 6a प्लस a 7a माइनस 7a। तो 7a माइनस 7a मिलके नल मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई हमें आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।